जय हिंद एवरीवन। आज चैप्टर पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, उसमें हमारे पास बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ से पहले पोस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि करंट वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा था। इसका मतलब ये था कि हमारे पास वायर में करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा था, तभी मैग्नेटिक फील्ड नीडल हमारा जो कंपास का नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रहा था। ठीक है, बायोट-सेवर्ट ने, दो लोग थे बेसिकली, बायोट और सेवर्ट, दो अलग अलग लोग, इन्होंने कुछ प्रैक्टिकल्स किए। प्रैक्टिकल के बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इन्होंने बताया कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो जनरेट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो इनका ऑब्जर्वेशन क्या था वो देख लेते हैं। इन्होंने पहले एक वायर लिया कंप्लीट, ठीक है, एक्स वाई कंडक्टर वायर हमारे पास, जिसमें आई करंट हमारा फ्लो हो रहा है। ठीक, इन्होंने कहा कि एक हम करंट एलिमेंट लेंगे। करंट एलिमेंट मतलब बहुत छोटा सा एलिमेंट, क्योंकि वायर बहुत छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ है। उन्होंने कहा कि एक बहुत छोटे से एलिमेंट डीएल एलिमेंट के लिए, इसको इन्होंने डीएल वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। ठीक, ये जो डीएल वेक्टर का जो डायरेक्शन है, वायर में जो करंट फ्लो हो रहा होगा, करंट का जो डायरेक्शन होगा वही डीएल वेक्टर का डायरेक्शन होगा। क्लियर है? और जो वायर में करंट फ्लो हो रहा है हमारा कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है, क्लियरली विजुअल है। ठीक है, मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर हमें चाहिए कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट पी बिकॉज ऑफ दिस करंट एलिमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि पूरे वायर से क्यों नहीं फाइंड कर रहा है। ठीक है, उसको भी आगे हम फाइंड करेंगे बिकॉज ऑफ कंप्लीट कंडक्टर। ठीक है, फिर सर्कल, सेंटर पे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हम फाइंड करेंगे। लेकिन चैप्टर के स्टार्टिंग में हम ये जाने कि वायर में, उसमें से वायर का एक छोटा सा एलिमेंट में करंट आई, जो हमारा करंट वायर में फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। फिलहाल अभी ये देखते हैं। ठीक है, यहाँ अगर देखा जाए तो इसका एक पोजीशन वेक्टर होगा पॉइंट पी का इन रिलेटिव टू दिस करंट एलिमेंट। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर होगा पॉइंट पी का इन रिलेटिव टू दिस करंट एलिमेंट, और डीएल और आर के बीच का एंगल हमारे पास होगा थीटा। डीएल जो करंट एलिमेंट हमने लिया हुआ है और जो आर वेक्टर हमारे पास है, पोजीशन वेक्टर हमारे पास है, इन दोनों के बीच का एंगल होगा हमारे पास थीटा। ये पूरा सेटअप तैयार होने के बाद से इन्होंने एक्सपेरिमेंट सब पूरा किया। इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए, वो ऑब्जर्वेशन हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे यहाँ जनरेट होगा, बिकॉज अब हम स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं, स्मॉल डीएल एलिमेंट ले रहे हैं, तो हम ये मान चलते हैं जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मिलेगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो भी स्मॉल ही होगा, तो उसको डीबी से रिप्रेजेंट करना। ठीक, वो भी स्मॉल ही होगा, तो उसको हमने डीबी से रिप्रेजेंट किया बिकॉज ऑफ ये मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हो रहा है यहाँ पे, ये स्मॉल लेंथ की वजह से डेवलप हो रहा है। स्मॉल लेंथ की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, कोई दिक्कत है। जब हम पूरी लेंथ की वजह से फाइंड करेंगे तो हम कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी लिखेंगे। ठीक है, तो बी, इन्होंने कहा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है इस पॉइंट पी पर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो करंट फ्लो हो रहा है हमारा इस कंडक्टर में, इस वायर। ठीक है, अच्छा, कंडक्टर में अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो इस एलिमेंट के अक्रॉस भी तो आई करंट ही फ्लो हुआ। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। ठीक, सेकेंड, इन्होंने कहा कि जो डीबी है हमारा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, एंगल ऑफ दिस वन। ठीक है, थर्ड, इन्होंने कहा कि जो डीबी है हमारा, ये जितना करंट एलिमेंट हमने लिया हुआ है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ले रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डीएल। ठीक है, फोर्थ, इन्होंने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड आपका डेवलप हो रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना डिस्टेंस है आप उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर, जो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस आप फाइंड कर रहे हैं ना, उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 4 स्टेप आप याद करो। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जो करंट से फ्लो हो रहा है। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर है आर वेक्टर। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है। इसको आप ऐसे याद रखो कि बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। ठीक, थर्ड पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो करंट एलिमेंट का लेंथ आपने लिया है उसके। एंड फोर्थ है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड, और कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इन रिलेटेड टू डीएल। ठीक है, जब इसको आप फाइनली कंबाइन करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आता है, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I
dl because डायरेक्टली प्रोपोर्शनल sin थीटा आल्सो sin थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, हमने ऐसे कुछ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, इस साइन को जब आप हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है k आइडियल sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और ये जो कांस्टेंट k है ये होता है हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक, म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, इसकी पूरी वैल्यू होती है हमारे पास 10⁻⁷, और k की जो SI यूनिट होगा, अच्छा होता है टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या होगा, क्या कह सकते हैं, टेस्ला SI यूनिट होगा इसका। ठीक है, अच्छा k का अगर SI यूनिट हमें डिस्कस करना हो क्या होगा, तो उससे पहले हमको ये पता है I का SI यूनिट एम्पियर, dl क्या लिखेंगे मीटर, साइन थीटा यूनिट नहीं r स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो अल्टीमेटली कैंसिल आउट होके हमारा k को अगर मैं छोड़ दूं तो हमारे पास ये टर्म केवल बचेगा a पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, यानी k की SI यूनिट कुछ ऐसी होनी चाहिए कि ओवरऑल ये कैंसिल आउट होके अल्टीमेटली हमारे पास यूनिट टेस्ला बचना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं या एडजस्ट करके बनाना चाहूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि टेस्ला मीटर पर एम्पियर, अगर k का ऐसा यूनिट है तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, एम्पियर से एम्पियर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास अल्टीमेटली टेस्ला बचेगा यूनिट में, और जो हमारा यूनिट है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। कोई दिक्कत? चलिए, तो हमारे पास ऐसा यूनिट हो गया किसका, k का, जिसकी वैल्यू है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और इसी को बोलते हैं वेबर पर मीटर एम्पियर। देखिए SI यूनिट याद करना बहुत ज़रूरी है, हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। एक और बात, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या एक कंपैरिजन देंगे, उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। SI यूनिट बेसिकली करते क्या है, अगर आपसे कोई एरर हो रहा होता और आप SI यूनिट को साथ में लेकर चलते हैं ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल्स, तो आपसे एरर नहीं होगा, 100% नहीं होगा, कोई एरर प्रूफ आपको बनाया होता है। ठीक है, तो SI यूनिट को लेकर चलना है, याद रखना है, इससे आपको न्यूमेरिकल्स में एरर नहीं होगा। अगर आप SI यूनिट लेकर नहीं चलेंगे, आपसे एरर हो भी रहा होगा, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एंड रिजल्ट जो फिजिकल क्वांटिटी का आ रहा होगा, अगर वो सेम SI यूनिट में या CGS यूनिट में नहीं आता है तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेंगे कहीं ना कहीं कुछ कन्वर्जन में एरर हुआ है। ठीक है, तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बन रहा है कि dV इक्वल्स टू k IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, इसी के को हम लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ से एक्सप्रेशन आता है हमारे पास। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, क्या है ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, अगर इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसको देखते हैं जरा। इसको थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से। वेक्टर के फॉर्म में कैसे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियस सी बात है वेक्टर क्वांटिटी हमारी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है dV इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पे साइन थीटा है, यानी हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने, मोशन इन अ प्लेन में जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं, स्केलर को एक्सप्लेन करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डिफरेंट क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रॉपर सॉल्व करते हैं। तो क्या मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ? ठीक है, तो लिखने के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के लिए हमें ये भी ध्यान देना होगा कि ये जो थीटा है साइन का, ये DL और R के बीच का है। ठीक है, DL और R के बीच का है, तो उससे पहले आपको ये भी ध्यान देना होगा फ्रॉम क्लास 11 कि जब आप लिखते थे कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, तो आप लिखते थे मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा नॉर्मल वेक्टर। ठीक, मतलब ये A और B का मैग्नीट्यूड यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता ही रहता था हमारे पास, यस और नो। तो यानी अल्टीमेटली हमारे पास DL अगर यहाँ पर है, जैसे A को अगर DL मान लें तो यहाँ R भी होना चाहिए, तो यहाँ R भी होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि केवल अगर न्यूमरेटर को देंगे डिनोमिनेटर को नहीं देंगे तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, मैथमेटिकल एरर हो जाएगा हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि अब मैं अगर मैं इसको लिखूं कि dV इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई IDL R साइन थीटा डिवाइडेड बाई R क्यूब। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि कंप्लीट DL R साइन थीटा कैन बी रिटन लाइक दिस, A क्रॉस B वेक्टर और DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर।
और हमने डायग्राम में देखा भी था कि एक वेक्टर है डीएल वेक्टर और ये आर वेक्टर, ठीक है। तो जो डीएल हमारा जो करंट एलिमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो डी बी वेक्टर कैन बी रिटन एज म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई म्यू नॉट कॉल्ड एज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यू, ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नीट्यूड के करंट वेक्टर के फॉर्म में हमने लिख दिया। दूसरी बात ये ध्यान दीजिएगा, जब भी आप मैग्नेटिक करंट वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो नीचे आर क्यूब आता है, और अगर आप मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं तो नीचे आर स्क्वायर आता है, इसको ध्यान देना। दूसरी बात, कन्वर्जन का प्रोसेस पूरा क्लियर होना चाहिए आपका, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ और कूलॉम्स लॉ में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।